मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना अजीब इंसान नहीं देखा था जितना अजीब इंसान मेरा देवर था। और अजीब बात तो ये थी कि वह बहुत ही कम उम्र था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी। जब मेरी शादी इस घर में हुई तो शादी की रात मुझे मेरे पति ने कहा कि मैंने अपने भाई को अपनी औलाद की तरह पाला है, क्योंकि मैं उससे पूरे 14 साल बड़ा हूँ। तुम भी उसका हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे ससुर भी थे और मेरी एक ननद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका घर बिल्कुल इसी गली में था, इसलिए वो अक्सर आती जाती रहती थी या फिर अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाती थी। घर में रौनक लगी रहती थी। ऐसी बात नहीं थी कि घर अकेला था। मेरा पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन मेरे देवर ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। उसकी हरकतें काफी अजीब थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश था, और खुश तो खैर सभी लोग थे, क्योंकि सबका कहना था कि मैं इस खानदान की सबसे खूबसूरत बहू हूँ। किसी के घर में भी इतनी प्यारी बहू तो क्या बेटी भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जरा गरीब थे और गांव के थे। अभी भी इनके घर में गांव वाली परंपराएं चल रही थी। मेरे पति के पास तो बड़ा वाला फोन भी नहीं था, उसकी किराने की दुकान थी। वो कहता था कि मैंने बड़े फोन का क्या करना है, सारा दिन लोगों को सौदा सब देते ही गुजर जाता है, ऐसे में फोन देखने का वक्त ही नहीं मिलता, फिजूल खर्च है ये। मेरे पास फोन था, लेकिन उसमें भी मेरे पति को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये लोग काफी सादे थे। मेरा देवर बहुत खुश था, जैसे कि घर में होता है जब नई बहू आती है तो अगर नंद या देवर उम्र में थोड़े कम हो तो वो उसके लिए आगे पीछे फिरते हैं। ये भी मेरे बहुत नाज नखरे उठा रहे थे, और मैंने भी सोच लिया था कि हमेशा इनका ख्याल रखूंगी। छोटा है तो उसका इतना हक तो बनता है। फिर जब मैंने घर के काम करने शुरू किए तो मैं सुबह उससे पूछती थी कि वे नाश्ते में क्या खाएगा। वैसे तो इस घर में चाय के साथ पराठा खाया जाता था, लेकिन कभी कहता था कि मुझे सब्जी बना दे, तो कभी कहता कि मैंने वो वाला अंडा खाना है, ऊपर से पीले रंग का होता है, यानी कि हाफ फ्राई। मैं उसकी छोटी छोटी फरमाइशों को मान लेती थी और वह इसी में रहता। लेकिन वह एक अजीब सी चीज घर में लेकर दाखिल हुआ और हम लोग हैरान रह गए। यहाँ पर गांव का माहौल तो जरूर था, लेकिन इस चीज का यहाँ क्या काम था। वह एक घोड़ी थी। आजकल घोड़ी भी कौन सी सस्ती मिलती है। वो काफी सारे पैसे जोड़कर उसे खरीद के लाया था। उसने कहा कि मैंने ये पैसे खुद जमा किए थे और मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि रोज सुबह उठकर इसका दूध पी सकूं, क्योंकि कहते हैं कि इसका दूध पीने से मर्द का कद जल्दी लंबा होता है और वो ताकतवर भी हो जाता है। मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है। सब लोग मुझे बच्चा समझते। उसकी बातों पर सब लोग हंस रहे थे कि ये तो वाकई बच्चा है। लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कोई काम की चीज ले आया है। लेकिन एक बात मुझे काफी अजीब लग रही थी। फिर मैं उसके बारे में खुद भी अच्छी तरह नहीं जानती थी। मुझे लगता कि शायद हो सकता है घोड़ी का दूध भी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता होगा। अमूमन बीमारी में तो लोग कभी कभी शराब से भी इलाज करते हैं, जबकि शराब तो होती ही है नुकसान की चीज। लेकिन इस तरह से बिना वजह घोड़ी का दूध पीना मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। मैंने अपने देवर को इस बारे में समझाकर क्या करना था। उसे पता होता तो वह लेकर ही ना आता। पति से बात की तो पति ने कहा कि इसके पीछे मत पड़ो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अगर बाबा ने ये बात मान ली है तो फिर यही होगा। अगर वो इसे रोकते तो फिर वह रोक सकते थे। जब उन्होंने नहीं रोका तो हम रोकेंगे तो भागते करेंगे, कहेंगे कि बहू आई है तो छोटे देवर के पीछे पड़ गए हैं। वैसे भी ससुराल में अकल बांटना जुर्म ही समझा जाता है। इसलिए मैं भी खामोश हो गई और मैंने कहा कि ठीक है। सुबह सुबह ही मैं उठ जाया करती थी। सबका नाश्ता बनाना होता था। सबसे पहले मेरे ससुर घर से निकल जाते और उसके बाद मेरा पति जाकर पहले टाइम दुकान खोलता था। यहाँ लोग सुबह सवेरे ही जाग जाते थे और बाजार से खरीदारी करने के लिए आ जाते थे। देवर उठता और घोड़ी का दूध निकाल के सुबह सवेरे उसको पीना शुरू कर देता। मुझे तो दूर से देखकर ही अजीब लगता था, लेकिन पति ने कहा था कि मुझे इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं खामोश थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं, तो कहने लगा कि नहीं, पहले मैं ये दूध पीऊंगा, उसके 2 घंटे बाद नाश्ता करूंगा, और कमरे में चला गया। आजकल वो काफी खुश था। छोटे लड़कों को बहुत शौक होता है कि वे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, लेकिन मेरे देवर के बड़े होने में 1-2 साल ही तो रह गए थे। वैसे इस घर में वो सबका लाडला था, जो भी चाहता था उसे मिल जाता था। उसने अपने कमरे में एक कंप्यूटर भी रखा हुआ था, जबकि इस इलाके में ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था। इसलिए बच्चे उसके पास आते और वे बच्चों को मेमोरी कार्ड में फिल्में डाल कर दिया करता था। इस तरह उसने पैसे जमा करके ये घोड़ी ली थी और उसने कहा था कि इसका ख्याल भी मैं खुद ही रखूंगा, इसके सारे काम भी मैं खुद ही करूंगा,
किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये तो अच्छी बात थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा पति अच्छा था, लेकिन पूरा दिन काम में बिजी रहता था। हमारी शादी जैसे कि बस सिर्फ इसलिए हुई थी कि घर में एक औरत आ जाए जो घर के काम करे, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी शादी हुई है। ना मैं अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती थी, ना हम लोग कहीं खाना खाने जाते थे। वह तो मेरे माँ बापा के घर भी नहीं आता था, क्योंकि फिर उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। माँ बाबा भी समझाते थे कि दुकानदार इंसान की जिंदगी ऐसे ही होती है, उसकी छुट्टी नहीं होती। छुट्टी करता है तो नुकसान होता है। फिर तो मुझे दुकानदार लड़के से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे जिंदगी में बस यही सब कुछ रह गया था। पूरा दिन घर के काम करो और रात को सो जाओ। अपनी नंद से कभी कभी मिलने जाती थी, कभी वो आ जाती, लेकिन वो बेचारी भी मेरी तरह दुखों की मारी हुई थी। उसके 4 बच्चे थे जो शादी के 10 साल में ही पैदा हो गए थे। वो भी हमेशा बिजी रहती थी। उसके घर जाती तो कभी किचन में खड़े होकर मुझसे बात कर रही होती थी, तो कभी कपड़े धोते धोते। हम लोग बहुत बातें कर लेते थे। पर एक दिन घर में एक बहुत ही अजीब बात हो गई। मैंने अपने देवर को अपने कमरे में जाते हुए देखा। वहां से वह कुछ चोरी चोरी लेकर जा रहा था, और उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे कमरे में सामान बिखरा हुआ था। मैं काफी हैरान हुई थी। मैंने कहा कि मेरा पति तो सुबह सुबह चला जाता है और सुबह तो सब कुछ ठीक था, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे कमरे में किसी ने तलाशी ली है। फिर वो मंजर मेरे सामने आया जब मेरा देवर चोरी चोरी कोई चीज छुपाकर अपने कमरे में ले जा रहा था। मैं काफी हैरान थी। अपनी चीजों को चेक करने लगी कि मेरी कौन सी चीज गायब है। अभी शादी हुई थी तो मेरे पास काफी सारी चीजें थी, और मुझे याद था कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है। मैं कोई 4 बच्चों की माँ थोड़ी थी जो चीज रखकर भूल जाती। इसलिए मुझे पता था कि मेरी कौन सी चीज किस जगह पर पड़ी है। चीजें तो सारी कमरे में ही थी। फिर ये तलाशी लेने का क्या मकसद था। खैर, मैंने कहा कि छोड़ो, बच्चा है, उसे कुछ कहूंगी तो कहेगा कि भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन जब मैंने उसके कमरे की सफाई की तो वहां पर कोई ऐसी चीज देखी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। वह चीज कोई और नहीं बल्कि मेरी तस्वीर थी। ये मेरी शादी की तस्वीर नहीं थी, बल्कि मैं अपने घर से अपनी तस्वीर लाई थी। इस तस्वीर में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने तस्वीर वापस वहीं पर रख दी और सोचने लगी कि इसने मेरी तस्वीर क्यों उठाई है। रात को सब बैठकर खाना खा रहे थे। मेरे ससुर और पति भी मौजूद थे। मेरी ननंद भी आई हुई थी। जब मेरे ससुर ने मेरे देवर से पूछा कि और भाई, भाभी पसंद आ गई है ना, तंग तो नहीं करते भाभी को, तो मेरे देवर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि मेरी भाभी थोड़ी है, ये तो मेरी माँ जैसी है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मेरे ससुर ने कहा कि अगर आप मानो तो बड़ा भाई बाप जैसा ही होता है, और फिर बड़े भाई की पत्नी तो माँ जैसी ही होती है। माँ तो है नहीं, है ना, तो भाभी में ही माँ नजर आएगी। अच्छी बात है अगर तू इसे अपनी माँ की जगह समझता है तो। इस बात पर सारे खुश हो गए और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि उसने शायद मेरी तस्वीर इसलिए उठाई थी कि वह मुझे अपनी माँ समझता था। मैं भी तो एक माँ की तरह ही उसके कपड़े धोती थी, उसके लिए नाश्ता बनाती थी, उसके कमरे को साफ करती थी, और कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। उससे पूछ लेती थी उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। एक दिन मेरी ननद घर आई हुई थी। उसने कहा कि आज खानदान में शादी थी। मैंने अपने बच्चों को भी अपने पति के साथ भेज दिया है। खुद कमर दर्द का बहाना करके यहाँ आ गई हूँ ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। मैं हैरान थी। औरत बेचारी को 2 घंटे आराम करने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम आराम करो, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। थोड़ी देर तो वह सोती रही, लेकिन फिर बाहर आ गई। उसने कहा कि नींद ही नहीं आ रही है। जब मौका मिला तो नींद नहीं आती। हम दोनों बाहर बैठे थे और सेब खा रहे थे। जब दरवाजे की बेल बजी, दरवाजा खोला तो कोई बंदा वहां पर एक टोकरी देकर चला गया। उस टोकरी को देखकर हम दोनों ही आगे बढ़े। खूबसूरत लाल रंग की टोकरी बनी हुई थी, जिसके अंदर महंगी चॉकलेट्स थी। एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट था और एक मोबाइल भी था। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें थी, जो चीजें लड़कियां इस्तेमाल करती है। ऐसी चीजों का देखकर तो किसी भी औरत के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उस बंदे को हमने कहा कि हमारे घर का नहीं है, हो सकता है किसी और ने मंगवाया हो। उसने कहा कि नहीं, आपके घर का ही है, किसी समरा नाम की लड़की के लिए है। ननन ने टोकरी उठा ली। उसने कहा कि भाभी, ये तो आपके लिए है ना, क्या हो गया आपको। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि भेजा किसने होगा। भेजने वाले ने तो अपना नाम भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने कहा कि किसने भेजा होगा, लगता है भाई ने भेजा है। आज आपकी सालगिरह तो नहीं है,
मैं दिल में सोचने लगी कि अगर मेरी सालगिरह भी होती तो मेरा पति कभी भी मेरे लिए इस तरह से तोहफा बनाकर नहीं भेजता। इतना महंगा तोहफा मेरे लिए कैसे भेज सकता था? उसके अंदर जो फोन था वो कम से कम भी 25,000 का था, और आज वैसे भी मेरी सालगिरह नहीं थी। मैंने अपनी ननद से झूठ बोल दिया। मैंने कहा, नहीं, ये तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है, आज मेरी सालगिरह है। लेकिन तुम्हारे भाई को तो पता ही नहीं है, ये मेरे एक कजिन ने भेजा होगा। वो कल मुझे फोन कर रही थी कि तुम कल बहुत हैरान होने वाली हो, और मैं उसकी बात नहीं समझी थी। वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ मेरे नाम किसने भेज दिया। मेरी ननद भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मेरी बात का उसे पूरी तरह से यकीन ना हुआ हो। लेकिन बहरहाल फिर उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे मोबाइल उसी को देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पहले से मोबाइल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति भी मुझसे सवाल करे। पूरा दिन सोचती रही कि ये सब कुछ किसने किया है, किसने भेजा है। अपनी एक दो दोस्तों से भी बात की, बातों बातों में उनसे पूछने की कोशिश की कि उन्होंने मेरे लिए कोई चीज़ भेजी है। मेरी 2-3 दोस्तें बहुत अच्छी थी, लेकिन वह भी कोई इतनी अमीर नहीं थी कि मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट सजा कर भेज दे। अगर सारी चीज़ों के पैसे मिल जाए तो कम से कम 35,000 का खर्च किया गया था। और सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर इतनी अकल किसके अंदर थी कि जब किसी से कोई मोहब्बत का इजहार करना हो तो इस तरह से गिफ्ट भेजे जाते हैं, टोकरी में सजाकर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है। यह सब कुछ तो बड़े अमीर लोगों के चोचले होते हैं। इस बात को छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर सिर्फ मैंने ही ये सब रिसीव किया होता तो मैं इसको कहीं छुपा देती, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरी ननद ने देख लिया था। वो जैसी भी थी तो मेरी ननद ही ना। मैंने उसको फोन भी दे दिया। अब वो हर किसी को दिखाती और कहती कि ये मुझे मेरी भाभी ने दिया है। पता नहीं किसने ये सब कुछ मेरे नाम पर भेजा था, लेकिन इस मोहल्ले में कोई और इस नाम की लड़की थी भी तो नहीं जिसका नाम मेरे नाम जैसा हो और उसकी चीज धोखे से मेरे पास आ गई हो। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, लेकिन ये सब कुछ तो अब हो गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि मेरे नाम पर एक और चीज आई, और इस बार ये चीज ऐसी थी कि इसके बारे में झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि मेरी बहन या मेरी किसी कजिन ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि और कुछ नहीं, फूलों का गुलदस्ता था, वह भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगे फूलों का। इसके अंदर मेरा नाम भी था और मेरे लिए किसी ने भेजा था। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब ये सब कुछ मेरे पति ने देख लिया, क्योंकि वह घर में ही मौजूद था और उसका कहना था कि ये तुम्हारे नाम पर किसने भेजा है। मैंने कहा कि मेरे किसी दोस्त ने भेजा है, तो मेरे पति ने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे नाम फूल क्यों भेजेगी, वो भी बिना वजह। मैंने कहा कि उसका दिल कर रहा होगा तो उसने भेज दिए होंगे। उसने कहा कि कौन सी दोस्त है तुम्हारी, बात करवाओ मेरी उससे। मैं अचानक किसी से उसकी बात नहीं करवा सकती थी। अगर मैं अपनी दोस्त को कहती कि मेरे लिए झूठ बोलो तो वह बोल भी देती, पर यूं अचानक तो बात नहीं करवा सकती थी, तो मैं आनाकानी करने लगी। मेरे पति के दिल में ये बात आ गई। उसने कहा कि देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे पता है, और मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं था। तुम्हारे माँ बाप ने हमारे घर की शराफत देखी थी, अब उसी शराफत का बोझ तुम्हारे कंधों पर भी बहुत है। तुम जो कहती हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं माफ नहीं करूँगा, और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो मत करो। मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पति का कहना था कि देखो, तुम इस घर में आई हो तो तब से ही इस तरह की हरकतें शुरू हुई है। पहले तो यहाँ कोई गलती से फूल नहीं देकर जाता था, इससे पहले भी यहाँ एक गिफ्ट और आया था। मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरे पति ने मुंह बना लिया और उसको मनाने के लिए मुझे न जाने कितने जतन करने पड़े। बात तो ठीक थी, मर्द कभी बेवकूफ़ नहीं होता है। ऐसे कौन किसी के घर में चीज़ें भेजता है, वो भी 2 बार। दिक्कत ये थी कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो शख्स डिलीवरी करने आता था उसका काम तो डिलीवरी करना था। अगर मैं उससे पूछती तो वो भी ये बात नहीं बताता, क्योंकि वो सामान भेजने वाला था। उसे जैसे कहता वैसे ही वह लोग काम करते। ये तो उनकी नौकरी है, उन्हें अपनी नौकरी करनी होती है, उससे पूछने का कोई फायदा ही नहीं था। मैं काफ़ी परेशान थी कि कहीं से गलतफहमी की वजह से मेरा घर ही ना बर्बाद हो जाए। मुझे किसी न किसी से तो बात करनी ही थी, तो मैंने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। मेरी बहन भी परेशान हो गई। उसने कहा कि दीदी, आपके पीछे कोई पड़ गया है, किसी ने आपको देख लिया है और वो आपका दिल जीतने के लिए आपको गिफ्ट भेज रहा है। मैंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं देखा। जब से शादी हुई है मैं कहीं बाहर आई गई ही नहीं। मम्मी के घर या फिर अपनी ननद के घर जाती हूँ, और उसके घर में तो कोई इस तरह का जवान लड़का नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे और उसका पति था, या फिर उसके सास ससुर भी नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरे पति का रवैया किसी तरह मेरे साथ ठीक हो गया।
मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अच्छा गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। अगर मैं उसे कहती कि गलती हो गई तो फिर वह यही समझ लेता कि मैंने कोई गलती की है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी थी, मेरा पति घर नहीं था। दोपहर में सबको खाना देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती थी। मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिल में एक डर सा भी था कि कोई फिर से ना आ जाए। मैंने अपने कमरे के आगे जाली का पर्दा लगाया था। जाली के पर्दे में से आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं झांक सकता था। मैं पर्दे से बाहर देख रही थी। बिल्कुल सामने मुझे घर का दरवाजा नजर आ रहा था। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठने लगी तो मेरा देवर दरवाजे की तरफ चला गया। मैं वहीं पर रुक गई। मैंने सोचा कि खुद ही देख लेगा कि कौन आया है। हो सकता है मोहल्ले से कोई औरत आई होगी, मुझसे काम होगा तो मुझे बता देगा। पर सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सामने वही डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था और इस बार फिर से वह कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आया था जो मेरे देवर ने ले लिया था। मेरा दिल घबराने लगा कि अब ये गिफ्ट लेकर मेरे पास आएगा और कहेगा कि भाभी आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, यानी कि इसको भी ये बात पता चल जाएगी। मैं जल्दी से बाथरूम में चली गई कि अगर वो कमरे में आया तो मुझे ना पाकर यहाँ से वापस चला जाएगा, लेकिन वो मेरे कमरे में आया ही नहीं। मुझे किसी भी हलचल की आवाज़ नहीं आई। मैं थोड़ी देर के बाद बाहर चली गई तो वो शायद अपने कमरे में जा चुका था। इस टाइम वही घर पर होता था। मेरे ससुर भी काम पर होते थे। वो किसी अड्डे पर बैठकर टिकट वगैरह काटा करते थे और मेरा पति भी दुकान पर होता था। फिर मैंने सोचा कि वह चीज़ कहाँ गई। वह तो मुसीबत का पिटारा था। अच्छा हुआ कि उसने अपने पास ही रख लिया, लेकिन ये तो हो सकता था कि वो बाद में मुझसे सवाल करता, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया और ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मुझे कुछ शक हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने देवर को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था और जो मेरे कानों ने सुना था उसके बाद मैं इतनी हैरान रह गई थी जितनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। हमारे पास एक ही रास्ता था। मुझे पता लगाना था कि मेरा देवर क्या कर रहा है। वह रोज सुबह घोड़ी का दूध पिया करता था। वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही तारीफ करता था और मेरी तस्वीर उसने अपने कमरे में लगा रखी थी। इसका क्या मतलब हो सकता था? इन सारी बातों पर मेरा ध्यान कभी भी नहीं जाता था और मैं इन सारी बातों को नॉर्मल ही समझती थी, लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुना था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। एक दिन मैंने प्लान बना लिया और मैं अपने देवर के कमरे में ही छुप गई। पर कोई मुझे बुला भी सकता था, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह तमाशा बन जाएगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं अपनी ननंद के पास गई। मैंने उसे कहा कि मैं ज़रा अपने घर जा रही हूँ, घर को देख लेना। उसने कहा कि ठीक है। मुझे पता था कि वो कुछ नहीं देखेगी, लेकिन मैं उसे बता कर ही जाया करती थी। अगर कभी अकेली जाती तो क्योंकि मेरा मईका भी यहाँ से करीब ही था, मैं पैदल जा सकती थी। मैं वापस घर आ गई और अपने देवर के कमरे में छुप गई। वो कमरे में नहीं था तो मैंने देखा कि इस बार जो सामान आया था वो उसके कमरे में ही पड़ा हुआ था और उसने अभी तक मुझसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था, जबकि उसमें भी मेरे नाम का ही कार्ड था। उसके अंदर 2-3 मोबाइल थे और भी महंगी महंगी चीजें थी। उसको सजाने वाले ने लगता था 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मैं तो हैरान ही रह गई थी। जब मेरा देवर कमरे में आया तो मैं पर्दे के पीछे छुप गई। उसे नहीं पता था कि मैं इधर हूँ। उसने जाकर कंप्यूटर ऑन किया और किसी से बातें करने लगा। मुझे मेरी ननद ने बताया था कि उसने जिद करके कंप्यूटर लगवाया था। वो कह रही थी कि मेरे बाबा को मोबाइल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखना चाहते, इससे नस्ल खराब होती है। मेरे देवर के पास फ़ोन था, पर छोटा मोबाइल था जिससे वह सिर्फ कॉल कर सकता था, लेकिन उसे कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए कॉल गर्ल की सारी वेबसाइट खोली हुई थी। उसने अपने अकाउंट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगा रखी थी। अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मैसेज पर किसी से बातें कर रहा था और अगले शख्स के मैसेज भी मुझे नजर आ रहे थे। वो कह रहा था कि समरा डार्लिंग, अपनी तस्वीर तो दिखाओ। समरा तो मेरा नाम था। उसने उस व्यक्ति को मेरा नाम बताया हुआ था और यहाँ से लड़की के नाम का अकाउंट बनाया था। जब उसने कहा कि तस्वीर तो दिखाओ, अब तो मैं तुम्हें गिफ्ट भी भेज चुका हूँ और तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये भी डाल दिए हैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए। अब अपना चेहरा तो दिखा दो। और फिर मेरे देवर ने वो हरकत की जिसकी वजह से न सिर्फ मेरा घर बल्कि मेरी जिंदगी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी बर्बाद हो सकती थी। उसने मेरी तस्वीर उसको भेज दी। वो तारीफों के पुल बांधने लगा और मेरा देवर हंसने लगा। उसके बाद उसने उसे वॉइस मैसेज भेजा जिसमें लड़की की आवाज़ निकाल रहा था और इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे ये समरा है और घोड़ी का दूध ये इसलिए पिया करता था क्योंकि इसके गले में कोई परेशानी हो गई थी। इसका गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया था
इसको लड़की की आवाज निकालने के लिए अपने गले को ठीक रखना था और इसे किसी वैद्य ने बताया था कि घोड़ी का दूध पीने से इसका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर इसकी आवाज साफ हो जाएगी। मैंने पीछे से जाकर अपने देवर को बालों से पकड़ लिया और उसको 2 थप्पड़ मारे। इतना तो मेरा हक बनता था। थोड़ी देर के बाद मेरी ननंद वहां आ गई। शायद वो चेक करने आई थी कि घर में कोई काम तो नहीं है। उसने ये सब देखा तो हैरान रह गई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और उसे ये भी याद करवाया कि उस दिन जो गिफ्ट आया था मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन वह भी यही सब कुछ था और इसी से जुड़ा हुआ था। मेरी ननंद ने भी देवर को मारना शुरू कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। शाम को उसकी ये सारी कारस्तानी मैंने अपने ससुर को और पति को सुना डाली। वो लोग भी हैरान रह गए। मेरा पति गुस्से से आग बबूला हो गया। कहने लगा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी पत्नी की इज्जत नीलाम कर दी। न जाने वो मेरी तस्वीर कितने लोगों को भेजता रहा था और उन लोगों से बातें करता था, और जब वो कहते थे कि अपनी तस्वीर दिखाओ तो मेरी तस्वीर दिखा देता था। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वो जितने पैसे मांग रहा था उनको दे देते थे। तभी तो घर में मेरे नाम पर इतने सारे गिफ्ट आ रहे थे। तस्वीरें मेरी दिखा दी। लड़की की आवाज निकालने और मीठी मीठी बातें करने में वो वैसे ही माहिर हो गया था। मेरे सर में दर्द हो गया था और बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी तस्वीर देखकर लोगों ने न जाने क्या क्या सोचा होगा और वो तस्वीर कहाँ से कहाँ चली गई होगी। मेरे पति का कहना था कि मैं तो इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि पुलिस के हवाले करोगे तो पुलिस वाले इसका क्या हाल करेंगे। वो भी माफिया मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं पैसे कमाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरी आवाज औरतों से मिलती थी और वह औरतों की बहुत अच्छी आवाज निकाल लेता था। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था, मेरे देवर के खिलाफ कोई कार्यवाही तो नहीं हुई, लेकिन उसका कंप्यूटर भी बेच दिया गया। उसने जो घोड़ी रखी हुई थी उसे भी बेच दिया गया। जो गिफ्ट उसको मिले थे वो सारे भी छीन लिए। जो पैसे उसने अकाउंट में लोगों से लेकर जमा किए थे वे सब भी उनसे वापस ले लिए गए और उसको सब ने बारी बारी थप्पड़ भी मारा। यहाँ तक कि मेरी नंद के पति ने भी उसको नहीं छोड़ा। उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। मेरे पति ने कहा कि मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बार बार गुस्सा आता है। इसने तो मेरी पत्नी की इज्जत को तकरीबन नीलाम ही कर दिया था। अब या तो आप इसको घर से निकालने का कोई इंतजाम कर दें या फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे ससुर का कहना था कि ये तो पहले ही बिगड़ा हुआ है और इसे घर से निकाल देंगे तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तुम लोग एक काम करो, ऊपर वाली मंजिल पर तुम लोगों के लिए मैं 2 कमरे बना देता हूँ। मेरे ससुर ने ऐसा ही किया। हमारे ऊपर वाली मंजिल पे 2 कमरे बना दिए और रास्ता भी अलग कर दिया। मेरा काम अब सिर्फ इतना था कि मैं अपने ससुर और देवर के लिए खाना बनाकर ट्रे में नीचे भेज दिया करती थी। बाकी मैं उनके सामने नहीं जाती थी, अपने घर में रहती थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। अभी भी सोचकर दिल धड़कने लगता है। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारी इज्जत की सुरक्षा करने वाला है। जो हो गया सो हो गया, पर भगवान न करे किसी के साथ इससे ज्यादा कुछ और हो। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।